हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए जानकारी के साथ। इसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया था, तो कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है जीवों का विकास। तो जीवों का विकास के अंतर्गत दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है वन लाइनर टाइप जो है आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ताकि जो है आपको पूरी पुस्तक ना पढ़े और आपको यह जानकारी जो है आसानी से मिल जाए। तो देखिए क्या था, डायनासोर के समय कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाता है शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको, है ना, तो कुछ दिया जाएगा, दूसरे प्रकार के पौधों का नाम दिया जाएगा और को पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पौधा जो है डायनासोर के समय पाया जाता था। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों इन के बातों को, उस हिसाब से जो है आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर युग का है। तो गिंको जो है एक पेड़ है और डायनासोर युग का है। और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बोर्ड में शायद आया भी था और एग्जाम में आते रहता है ना। तो क्या है, गिंको नामक यह पेड़ जो है डायनासोर के युग का समय है और हिरोशिमा में एटम बम जैसे गिरा था, है ना, नागासाकी हिरोशिमा का जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उसके बाद जो पनपने वाला पहला पौधा था वो क्या था, गिंको था। आइए देखते हैं, डार्विन ने अपनी यात्रा बीगल नामक जहाज, तो बीगल नाम जो है जहाज का नाम था, तो बीगल नामक जहाज के द्वारा 27 दिसंबर 1831 को शुरू होकर के 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म किया। और इस दौरान उन्होंने खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन किया। इस दौरान किसका अध्ययन किया, खनिज संपदा और जैव विविधता का। इस दौरान वे एक द्वीप में गए जिसका नाम है गलपगोस द्वीप। और देखिए 1938 में अफ्रीकी तट पर मछुआरों ने एक ऐसी मछली देखी। तो जो मछुआरे थे वो अफ्रीका तट पर 1938 की बात है, एक ऐसी मछली दिखी जो डायनासोर के समय जीवित था और जिसका नाम सिल्केंथ दिया गया। क्या नाम दिया गया, सिल्केंथ। ये नाम आप याद रखिए, डायनासोर के समय का वो मछली था, सिल्केंथ नाम जिसको दिया गया है। और गलपगोस द्वीप में जब पहुंचे ना, तो गलपगोस द्वीप के टापू में डार्विन ने कैक्टस, अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुओं एवं वर्मी आदि का अध्ययन किया। वर्मी कहे तो वर्तमान का जो चूहा होता है उसी के समान जो है एक जीव है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। डार्विन ने फिंच नामक पक्षी के अलग अलग द्वीपों पर पंख एवं चोंच में बहुत अंतर देखी। तो अलग अलग द्वीप पर गए, है ना। तो गलपगोस द्वीप जो है बहुत सारे द्वीप का समूह है दोस्तों, अलग अलग द्वीप जो है उसमें बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह जैसे अलग अलग है ना भारत का, उसी प्रकार ये द्वीप समूह है। और उस द्वीप समूह में जब अलग अलग जगह गए तो उन्होंने देखा एक प्रकार की पक्षी है जिसका नाम था फिंच, है ना। तो फिंच नामक पक्षी, लेकिन उनके चोंच में जो अलग अलग प्रकार का बनावट था। किसी को कठोर फल खाने हैं तो उनके चोंच जो है छोटी थी, जिनको नरम फल खाने हैं उनके चोंच जो है वो पतली थी और लंबी थी। आइए देखते हैं, डार्विन के बाद एक दूसरा वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे एक खोजी जहाज था, बीगल ही जैसे था, निकले थे। या अल्फ्रेड रसल वालेस थे। क्या नाम था उनका, अल्फ्रेड रसल वेलेस थे। और इन्होंने तितलियां और कुछ स्तनधारी का अध्ययन किया और ये भी उसी के जैसे सिद्धांत दिए। विकास के सिद्धांत के अनुसार, देखिए विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। तो आप सभी देखते हैं कई जीव ज़्यादा समय तक जीते हैं और कई जीव कम समय तक। इसकी कारण ये है कि उनके जो शरीर है उसमें विविधता पाई जाती है। किसी की क्षमता बहुत समय तक जीने की होती है और किसी की जल्दी। तो ये जो है विविधता पाई जाने की वजह से ही उनमें क्षमता जो है जीने की ये पाई जाती है। देखिए, विश्व में प्रजाति की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तो ये डार्विन ने बताया, विश्व में जो मौजूद प्रजाति है उनकी रचना एक झटके में नहीं, पहले से जो प्रजाति है ना उन्हीं से धीरे धीरे हुई है। किसने बताया, डार्विन ने। देखिए, विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो बताया जाए शाखित पेड़ के रूप में जो है उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया एक प्रकार की पूर्वज से ही हुई है, इसी वजह से इन्हें शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, ऐसा डार्विन ने बताया। आइए देखते हैं आगे। देखिए, सजाती लक्षण। तो सजाती लक्षण क्या होते हैं, सजाती लक्षण
जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग होती है। इस प्रकार के अंगों को सजातीय लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य का हाथ और छछूंदर का हाथ, तो आप देखेंगे मनुष्य का हाथ और छछूंदर का हाथ एक जैसे ही होता है, परंतु मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए होता है और छछूंदर जो है उससे क्या करता है भाई, दौड़ता है ना, दौड़ पाता है ज़मीन पे बहुत स्पीड से। तो अलग अलग प्रकार के उनके कार्य होते हैं। फिर से परिभाषा देखते हैं। सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग होती है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। समवृत्ति लक्षण, समवृत्ति लक्षण में उत्पत्ति अलग अलग हुई होती है, उत्पत्ति अलग अलग हुई होती है परंतु कार्य जो है एक जैसी होती है। यह समवृत्ति लक्षण के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे पक्षी और चमगादड़ का पंख। तो पक्षी का पंख किस प्रकार से बना रहता है, तो आप देखेंगे छोटे छोटे पंखुड़ी और फरों से मिलकर के पक्षी का पंख बना हुआ रहता है, परंतु चमगादड़ का पंख पूरा मांसपेशी से मिलकर के बना रहता है। और दोनों का काम क्या है, उड़ना, उड़ने का काम जो है दोनों करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। डार्विन के द्वारा लिखित पुस्तक 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें विकास का सिद्धांत प्रतिपादित है। तो विकास का सिद्धांत जो डार्विन ने दिया है ना, वो कौन से पुस्तक में लिखी हुई है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में लिखी हुई है। उसी प्रकार से अल्फ्रेड रसेल जो थे दूसरे वैज्ञानिक, वो भी घूमने गए थे 1889 में, और लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में भी विकास के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो अल्फ्रेड रसेल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अल्फ्रेड रसेल ने लिखी डार्विनिज्म, और इसी में जो है विकास के सिद्धांत उनके अनुसार दिए गए हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। आइए देखते हैं। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। ध्यान देंगे दोस्तों, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। और कृत्रिम चयन के कारण ही आज वर्तमान में आप सभी जानते हैं हाइब्रिड किस्म की जो है अलग अलग बीज, धान है, चना है ना, इन प्रकार के जो बीजे हैं वो आपको दिखाई देता है। वो सब किस प्रकार के हैं, कृत्रिम चयन के अनुसार। उसी प्रकार से मुर्गियां हैं, कई प्रकार की मुर्गियां उन्नत नस्ल की जो है ना। आप भैंस देखते हैं, ये सब कृत्रिम चयन की वजह से संभव हो पाया है दोस्तों। प्राकृतिक चयन क्या होता है, तो देखिए प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। और प्राकृतिक चयन के वजह से ही आज वर्तमान में बहुत सारे पेड़ पौधे जो आपको जीवित देखते हैं ना, वो सब प्राकृतिक चयन के कारण ही हुआ है। नहीं तो वो सब पेड़ पौधे क्या हो जाते, खत्म हो जाते, समय के साथ नष्ट हो जाते। तो ये प्राकृतिक रूप से। और आप जीवों में देखोगे तो डायनासोर जो है वो अनुकूल नहीं बना पाया अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से, और वो जो है समय में समाप्त हो गया। तो प्राकृतिक चयन, प्रकृति जो है ऐसे चीज़ों का जो समय के साथ नहीं चल सकता उसका संहार कर देती है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आइए देखते हैं। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन किसे कहते हैं, किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कुटुमसर गुफा में कानी मछली पाई जाती है। कानी मछली, तो कानी मछली कुटुमसर गुफा में जो है क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है दोस्तों, और अंधेरा होने की वजह से क्या है, वहाँ वो देख नहीं पाते। पहले पानी की स्रोत से जो मछली है उस कुटुमसर गुफा के अंदर आ गई है, परंतु अब वर्तमान में इतने अंधेरे होने की वजह से वो देख नहीं पाते हैं, और उनकी जो आँख की बनावट है वो वैसी ही हो गई है कि उनको दिखाई नहीं देती है। इस वजह से उसको कानी मछली कहा जाता है। तो किसी जीव में अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। देखिए, जीवों में विकास इतनी बढ़ जाना जिसे लैंगिक प्रजनन करने में या असमर्थ हो जाते हैं, इस प्रकार की विविधता अलग अलग प्रजाति में बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातिकरण किसे कहा जाता है, जीवों के लैंगिक प्रजाति में। तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो है एक दूसरे से असमर्थ हो जाते हैं, लैंगिक प्रजनन जो है वो नहीं कर पाते। ठीक है, और इस प्रकार की विविधता अलग अलग प्रजातियों का निर्माण हो जाता है, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, प्रजातिकरण कहा जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे प्रजातियां, प्रजाति किसे कहते हैं, तो देखिए प्रजातियां एक ही प्रकार के जातियों से उत्पन्न जीव हैं जो लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ भी होते हैं और असमर्थ भी होते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न जीव अपने पूर्व जीव के अनुसार शरीर का निर्माण होता है। तो उस जीवों का निर्माण जो है अपने से पूर्व जीव जिसके भी वो जन्म लिए रहेंगे, जिस जीव से
उसी के जैसे उनके शरीर की रचना होगी। तो ये कहलाता है प्रजातियां। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल ने पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।